हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि C++ में पहला ऊप्स का प्रोग्राम कैसे रन करते हैं। ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक क्लास का इंस्टेंस होता है, वेरिएबल होता है। अब क्लास क्या होता है? देखिए, हमने स्ट्रक्चर्स वर्ड सुना हुआ है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कुछ वेरिएबल्स के कलेक्शन को बोलते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर में जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, आप कुछ फंक्शंस भी ऐड कर देंगे तो क्लास बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये क्लास है जिसका नाम मैंने रेक्ट लिया हुआ है। इसके अंदर कुछ मेंबर्स आप दिख रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एल, बी एंड ए, लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया के लिए। ये 3 वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 फंक्शंस डाल दिए। जैसे किसी क्लास के अंदर आप फंक्शंस को डालते हैं, उनको फंक्शंस ना बोल के फिर मेथड्स बोलते हैं। तो इस यूनिट के अंदर आप देखें, कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ मेथड्स हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर नहीं रहा, ये क्लास हो गया। तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक क्लास कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर का एनहांस फॉर्म है, तो मैं बिल्कुल सही कहता हूं। जब आप एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर के जितने भी फील्ड्स होते हैं वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाते हैं। वो वेरिएबल उन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकता है। कुछ उसी प्रकार इधर के एक वेरिएबल है, के एक इंस्टेंस है, के एक ऑब्जेक्ट है क्लास रेक्ट का। तो इस रेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो के को असाइन हो जाएंगे और के को पूरा राइट है कि वो इनको यूज कर सके। तो क्या अगर के एल, बी और ए को यूज करना चाहे, यूज कर सकता है? देखिए, के इन दोनों मेथड्स को तो यूज कर पा रहा है, सेट डेटा एंड गेट एरिया को। देख रहे हैं आप, इन दोनों को यूज कर रहा है, इनको इन्वोक कर रहा है। लेकिन एल, बी और ए को वो इधर यूज नहीं कर सकता क्योंकि इनको आपने डिक्लेयर कर रखा है प्राइवेट। देखिए, जो प्राइवेट और पब्लिक है इनको एक्सेस स्पेसिफायर्स बोलते हैं, कहीं कहीं पे एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। ये प्राइवेट कीवर्ड कह रहा है कि ये 3 वेरिएबल्स इस क्लास के बाहर नहीं चलेंगे। इनकी लाइफ, इनकी जो विजिबिलिटी है वो इस क्लास के अंदर ही है। इन दोनों मेथड्स के ऊपर ये जो पब्लिक कीवर्ड है वो ये कह रहा है कि ये दोनों मेथड्स इस क्लास की बाउंड्री के बाहर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखिए, आपने लिखा k.setData मेथड को कॉल करो, तो यहां पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने इनको डिक्लेयर कर रखा है पब्लिक। अगर आपने इधर प्राइवेट लिख दिया तो इधर इस setData नाम के इस लाइन पे कंपाइलेशन एरर आएगा, दिस मेथड इज नॉट विजिबल। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कहने से इसकी विजिबिलिटी जहां क्लास खत्म हो रही है, इसकी ठीक बात खत्म हो जाती है। तो अब देखिए, आपने लिखा है k.setData 50 and 8। 50 और 8 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये 50 और 8 जाके x और y पैरामीटर्स को मिल जाएंगे। वहां से ये दोनों डेटा मेंबर्स एल एंड बी को मिल जाएगा। देखिए, इनको मेंबर्स बोलते हैं। ये वेरिएबल्स, ये डेटा मेंबर्स हैं, ये मेंबर फंक्शंस हैं। अब आपने देखो एल एंड बी को असाइन कर दिया 50 और 8। ये एल एंड बी किसका है? के का है। अब उसके बाद कंट्रोल यहां आ जाएगा, गेट एरिया मेथड कॉल करो, कंट्रोल यहां आएगा। एल इंटू बी, एल और बी को मल्टीप्लाई करो, तो एल और बी की वैल्यू हो चुकी थी 50 and 8, मल्टीप्लाई होगा, आंसर गया ए में 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400 प्रिंट हो जाएगा। और बाकी की चीजें तो खैर मैं समझता हूं आपको पता होगा, हमने पहले लेक्चर में कर रखा था कि हर प्रोग्राम में, C++ प्रोग्राम में IO स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस लाइब्रेरी में इनपुट एंड आउटपुट से कनेक्टेड कमांड्स की मीनिंग्स होती हैं। आप इनपुट करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से और आउटपुट प्राप्त करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पर, यानी मॉनिटर पे। स्टैंडर्ड आउटपुट कमांड, ये जो Cout है, इसकी मीनिंग इसमें है। तो ये जितने भी इनपुट आउटपुट वाले कमांड्स हैं वो इस लाइब्रेरी में है। तो ये लाइब्रेरी तो हर प्रोग्राम में इंक्लूड होगी। तो ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है? ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट कमांड है इसकी मीनिंग इसके अंदर है। इसी प्रकार एक और कमांड है cin, स्टैंडर्ड इनपुट, उसकी मीनिंग भी इसके अंदर है। ये नेम स्पेस क्या होता है? एक कलेक्शन होता है जिसमें कुछ कमांड्स, कुछ फंक्शन डाल दिए जाते हैं कि वो बाकी कमांड्स के साथ कोलाइड ना करें। नेम स्पेस एक पैकेज है। तो आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करके कंपाइलर को बोल दिया कि जितने भी कमांड्स अब आगे आने वाले हैं इस प्रोग्राम में, उनको इस नेम स्पेस, इस कलेक्शन, इस पैकेज में ढूंढा जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि खुद के नेम स्पेस भी कैसे बनाते हैं। अभी ये समझना काफी है कि भी नेम स्पेस एक कलेक्शन है जिसके अंदर कुछ कमांड्स होते हैं जो दूसरे किसी कमांड से कोलाइड ना करें। और ये मेथड आपका इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इसलिए इधर रिटर्न 0 किया हुआ है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं एक बार। मैं डेव C++ कंपाइलर यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छा IDE है C++ के प्रोग्राम रन के लिए। प्रोग्राम है अभी जो अपन डिस्कस करके आए, पहले इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। एज्यूट मेन्यू पे गया, कंपाइलर रन पे क्लिक किया। ये देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400। आपके दिमाग में सवाल है कि सर ये प्रोग्राम तो हम सिंपल फंक्शन से भी कर सकते थे, इतनी मेहनत करके क्लासेस क्यों बनाई? तो देखिए, मैं आपको एक इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे कि क्लासेस से कितना एनहांस हो जाता प्रोग्राम। ये देखिए, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। अब इसमें एक इंस्टेंस नहीं है, 2 इंस्टेंस बना दिए मैंने, K1 एंड K2। तो इससे क्या होगा? ये जो 3 वेरिएबल्स और ये 2 मेथड्स हैं, ना केवल K1 को मिलेंगे, एक और सेट K2 को भी मिलेगा। जब आप सेट डेटा कॉल करेंगे 50 and 8 से, तो जो 50 and 8 एल एंड बी को असाइन होगा, तो वो एल एंड बी K1 के एल एंड बी, जो K1 के जो मेंबर है उसको असाइन होगा। जब आप सेट डेटा मेथड फिर कॉल करेंगे, 27 और 78 वैल्यू लेके जाएगा,
तो 27 और 78 एल और बी को असाइन होगा, लेकिन ये K1 की वैल्यूज को ओवरराइट नहीं करेगा। ये जो वैल्यूज असाइन होगी ये एल एंड बी को असाइन होगा, लेकिन ये अब होंगी K2 इंस्टेंस की। फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। फंक्शंस में अगर आपने एक बार कॉल किया कुछ वैल्यूज के साथ, जब वो फंक्शन दूसरी वैल्यू के साथ कॉल होगा तो पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। यहां ओवरराइट नहीं होगा, क्योंकि K1 की वैल्यूज प्राइवेटली K1 के लिए ही है और K2 की वैल्यूज जो मेंबर्स हैं वो K2 के लिए प्राइवेटली अलग से हैं उसका सेट। जब आप K1 डॉट गेट एरिया कॉल करोगे तो जो ये लेंथ इनटू ब्रेथ कैलकुलेट करेगा ये होगा 50 और 8 का मल्टीप्लिकेशन, और ये जो गेट एरिया कॉल करेगा K2 ये जो मल्टीप्लाई करेगा ये 27 और 78 का करेगा। यानी आपका इंस्टेंसेस में एक बेनिफिट ये होता है, ऑब्जेक्ट्स में ये बेनिफिट होता है कि ये इनकैप्सुलेट होता है। एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको, यानी एक मेंबर्स का दूसरे मेंबर्स के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए दो आउटपुट आए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये फर्स्ट इंस्टेंस के कारण आउटपुट आया और ये दूसरे इंस्टेंस के कारण आउटपुट आया, और पहली वैल्यूज दूसरी वैल्यू से इंटरफेयर नहीं करेगी। इसी प्रोग्राम को मैं आपको यूनिक्स पे भी रन करके दिखाता हूं। मैं किगविन यूज कर रहा हूं यूनिक्स के लिए। किगविन एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आपको विंडोज में भी यूनिक्स का प्लेटफॉर्म देता है। अब देखिए मैंने प्रोग्राम पहले आपके लिए लिख रखा है, ये a2.cpp के नाम से। ये देखिए इसको मैं कंपाइल कर रहा हूं। मैं G++ कंपाइलर इस्तेमाल कर रहा हूं C++ कंपाइल करने के लिए। ये देखिए कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। इसको रन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। और मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं। मैं चाहता हूं अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो आप है ना एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बी इंटू एच, जहां पे बी का मतलब है बेस एंड एच का मतलब है हाइट। और मैं चाहता हूं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल दो सेट्स के लिए निकालें। बेस बी की वैल्यू 19 और हाइट की वैल्यू 7 है। एक तो इस सेट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें। दूसरा सेट है 6 एंड 23। बेस की वैल्यू 6 मानी जाए और एच की वैल्यू 23 मानी जाए। ये यूजिंग क्लासेस करिएगा। और आपको लग रहा है प्रोग्राम आपने सही लिखा है तो आप मेरे को मेल कर दें bmharwani@yahoo.com। अगर ये आपका प्रोग्राम सही हुआ तो मैं आपको सेकंड लेक्चर फ्री ऑफ चार्ज भेज दूंगा। ध्यान रखना इसमें, आपको टाइप कास्टिंग का ध्यान रखना है इसमें बहुत, वरना आपको आंसर 0 मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स लिखें, आप कमेंट्स नहीं लिख रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।